ये जो मसला है शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ क्रीमी लेयर, इसके ऊपर हमारी जो धारणा है वो बाबा साहब का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, हमने कोशिश ये की है कि बाबा साहब के इस सवाल के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग थी और इस मसले के ऊपर उनके क्या सुझाव थे, इसके इर्द गिर्द हमने हमारे संगठन की पोजीशन बनाई है। तो वो पोजीशन बताने के पहले मैं आपके सामने एक बाबा साहब का एक जो लिखा हुआ है, खास करके आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने जो एक अपना राइटिंग लिखा हुआ है उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हमको वो आयरिश होम रूल का एक हवाला देते कि वहां पर क्या हुआ। तो लिखते हैं कि व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ आयरिश होम रूल शो, इट इज वेल नोन that in the course of negotiation between the representative of Ulster and Southern Ireland, Mr. Redmond, the representative of Southern Ireland, in order to bring Ulster into home rule constitution common to the whole of Ireland, said to the representative of Ulster, ask any political safeguard you like and you shall have them. What was the reply that Ulster man gave? The reply was, damn your safeguard. We don't want to be ruled by you on any terms. People who blame the minorities in India ought to consider what would have happened to the political aspiration of the majority if the minorities had taken the attitude which Ulster took. अब बाबा साहब इसमें यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दुनिया में आधुनिक राज्य की कल्पना की गई, और जब मैं आधुनिक राज्य बोल रहा हूं, एक ऐसी दुनिया जहां पर सरकार होगी जिसका एक संविधान होगा और संविधान चलाने के लिए और सरकार चलाने के लिए लोगों को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, और साथ ही साथ इस आधुनिक राज्य की उस देश के तथाकथित जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अमीर है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसके साथ में आधुनिक राज्य का रिश्ता क्या होगा, उसके साथ उसका समझौता क्या होगा, और इस समझौते की बुनियाद पर कोई भी आधुनिक राज्य की कल्पना की जानी चाहिए। और उसका उदाहरण देते हुए बाबा साहब कहते कि उल्स्टर आयरिश होम रूल के नुमाइंदों को कह रहा है कि जब वो उन्हें इनवाइट कर रहे कि आप बताइए, वो उल्स्टर को पूछ रहे कि उल्स्टर आप बताइए हमें कि आपको इस संविधान में क्या अधिकार चाहिए, हम आपके समक्ष अधिकार रख देंगे। उल्स्टर इस बात को कहता है कि नहीं, हमें आपसे कोई अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो आपके अंदर हम ये नहीं चाहते कि आप हम पर राज्य करें। बाबा साहब कहते कि इमेजिन कीजिए कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, खास करके आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग ने पोजीशन ली कि इस देश का हिंदू मेजोरिटी के अंडर हम नहीं रहना चाहते हैं और इसीलिए हमें स्वतंत्र दूसरे देश चाहिए, इसलिए पाकिस्तान चाहिए, ये पोजीशन अगर इस देश का शेड्यूल कास्ट ले लेता कि वी एज अ पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटी इन योर कंट्री डोंट वांट टू गेट रूल्ड बाय यू, तो आप उस वक्त क्या करते हैं। और बाबा साहब यहां पे माइनॉरिटी का शब्द का जिक्र जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 1942 में जब एक मेमोरेंडम ब्रिटिश सरकार को सबमिट कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं सरकार को कि इस देश में मुसलमानों को आपने माइनॉरिटी मानकर उनको आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आपने इस देश में इवन सिख जो इस देश का 4% भी नहीं है, उसको आपने माइनॉरिटी के नाम पे उसके लिए कुछ चीजें सुरक्षित की, लेकिन इस देश का बड़ा माइनॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट है, 1/3 है, उसके लिए आपने अब तक कुछ नहीं किया। ये बाबा साहब कह रहे हैं। अब ये बातें मैं आपको क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आरक्षण का जन्म भारत में अगर बाबा साहब के जमाने से देखा जाए और आधुनिक भारत इस कल्पना से अगर देखा जाए, तो वो जो आरक्षण है
वो निगोशिएशन का प्रोडक्ट है। सरकार इस देश जो भारत राज्य है और शेड्यूल कास्ट एज अ होल वन कम्युनिटी, इसके बीच का पॉलिटिकल निगोशिएशन है कि इस देश का भारत जो है राज्य है, इस देश की सरकार हमें क्या देंगी अगर हम इस सरकार का पार्ट बनते हैं, इस भारत आधुनिक राज्य का पार्ट बनते हैं, तो हमारा और आपका रिश्ता क्या है। क्योंकि मुसलमानों ने अपना हक तो मान लिया, उन्होंने बोला कि हमें जो है अलग देश चाहिए, आपने अलग देश दे दिया। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारा आपके साथ रिश्ता क्या है, ये आप डिफाइन कीजिए। और इसीलिए बाबा साहब ये जो सवाल है सब क्लासिफिकेशन का, ये सवाल बाबा साहब के पास पहुंचता है कि इस सब क्लासिफिकेशन के ऊपर आपकी क्या राय है। तो बाबा साहब उस पर यह कह रहे हैं और रिजर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में कि शेड्यूल कास्ट वो जब अलग अलग जातियां एक शेड्यूल के अंदर है तो उसके पास पूरे भारत में इस देश के सरकारों के साथ निगोशिएशन करने के लिए एक बड़ा उसके पास संख्या है, दैट वी एज अ वन माइनॉरिटी विच इज अ वन, जो इस देश का 1/3 है। एक अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है, देन इस देश का हिंदी मेजोरिटी है, देन वी एज अ शेड्यूल कास्ट अक्रॉस द कंट्री हम एक माइनॉरिटी है। और इस माइनॉरिटी की बुनियाद पर हम आपके साथ राजनीतिक सौदा करेंगे, हम आपके साथ शैक्षणिक सौदा करेंगे, हम आपके साथ इस देश में संपत्ति का सौदा करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था, और मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि ये जो मेमोरेंडम है जो बाबा साहब ने लिखा है, ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट मेमोरेंडम 1942, एंड देयर ही वहां पे वो कहते हैं कि शेड्यूल दैट कि आप शेड्यूल कास्ट को एज ए माइनॉरिटी ट्रीट कीजिए। नाउ ही इज यूजिंग द वर्ड शेड्यूल कास्ट एज अ माइनॉरिटी। नाउ अभी जो मैंने जिक्र किया कि ये सवाल बाबा साहब के पास आया था सब क्लासिफिकेशन का, तो बाबा साहब उसके हवाले में ये बात बोलते हैं कि रिजर्वेशन अनलाइक अदर वेलफेयर पॉलिसीज, रिजर्वेशन जो बाकी वेलफेयर पॉलिसी है उससे अलग है, उसीलिए आप उसको बाकी अलग वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जो जैसे कि ये कि अगर सरकार ने कहा कि किसी एक समूह के पास में घर रहने के लिए नहीं है या अनाज नहीं है, तो हो सकता है कि सरकार आपको घर मिले ये सुनिश्चित करने के लिए आपके घर में आए और आपको बोले कि आपके पास घर नहीं है, ये सरकारी योजना के अंतर्गत ये फॉर्म है, स्कीम है, इसको आप भरिए और आपको कुछ महीनों में आपको घर मिल जाएगा। रिजर्वेशन इस तरीके से फंक्शन नहीं करता है। रिजर्वेशन हैज टू अवेल, वन हैज टू अवेल रिजर्वेशन। जैसे सारे स्पीकर्स ने ये बात कही, उसी परिप्रेक्ष्य बाबा साहब भी इसी परिप्रेक्ष्य में ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अगर आपको उसका फायदा लेना है तो आपको बेसिक एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा। और बाबा साहब ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन इसीलिए भी है कि इस देश में अगर एंटी अनटचेबिलिटी लॉ है जो वो ये कहता है कि आप शेड्यूल कास्ट के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उसके आइडेंटिटी पे, या अगर ये एक्ट ये लॉ है, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये केवल एक्ट इस बात की सुनिश्चित नहीं कर सकता है, इसीलिए कुछ सीटों को रिजर्व रखा जाए खास करके ब्यूरोक्रेसी में, तब वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि आपको ये लेना है तो आपको साथ ही साथ एक रेडिकल मेजर्स अलग तरीके से देने पड़ेंगे शेड्यूल कास्ट के उन कम्युनिटीज और सारे शेड्यूल कास्ट को, क्योंकि शेड्यूल कास्ट ट्रेडिशनली कैपिटल से दूर रहा होगा, एजुकेशन और कैपिटल से दूर रहा होगा। जैसे मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि कास्ट डज नॉट हैव आइडिया ऑफ लेबर। पश्चिमी देशों में पूरी दुनिया में जो जो श्रम करने वाली कम्युनिटी थी, वो श्रम करने वाली कम्युनिटी कभी ना कभी अपने आप को मोबाइल कर पाई। खास करके पश्चिमी देशों में, जिसको आज के लैंग्वेज में आप पेजेंट कहते हो या वर्किंग क्लास कहते हो, अगर किसी एक दो कम्युनिटी का आप अध्ययन करते हो, इवन फॉर दैट मैटर इन जापान इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप उन कम्युनिटी का अध्ययन करते तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिशनली श्रम करने वाली जो कम्युनिटी है, वक्त के साथ साथ जब जिन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जहां पर अभी आज के तारीख में न्यू मार्केट इकोनॉमी आई है, कई हद तक हम देखते हैं कि उनमें एक तरह का मोबिलिटी आ गया। लेकिन भारत में ऐसा हो नहीं सका। उसका कारण ये है कि कास्ट जो है सबसे पहली चीज आपसे जाति छीनती है,
वो ये कि जो आप श्रम कर रहे हो ये श्रम नहीं है, ये जाति ने दिया हुआ गया काम है। इसीलिए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर इन द कास्ट। व्हाट एग्जिस्ट इन द कास्ट सिस्टम इज रिचुअल ड्यूटी। और जाति के अंदर जब रिचुअल ड्यूटी है, मैं जमींदार हूं, आप मातंग है, महार है। महाराज से एक केस बता रहा हूं। आपने, मेरे बहन की शादी है, आपने मेरे घर में पूरा काम किया, आपने जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाई, आपने जो भी झाड़ू पोछा था वो कर दिया, आपने सारी गंदगी साफ कर दी, सब हो गया। अभी जो बचा हुआ खाना है, जो अनाज है, आपको मिलेगा। तो देयर इज नो एक्सचेंज। लेबर का बेसिक डेफिनेशन है देयर इज एक्सचेंज। वो एक्सचेंज किसी भी कैपिटल फॉर्म में हो सकता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी दैट एक्सचेंज हैपन थ्रू द मनी, राइट? बट विद इन कास्ट सिस्टम, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं है, रिचुअल ड्यूटी है, तो लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट द वेरी जो कैपिटल है उससे दूर रहा, कि उसके पास एक्सचेंज के लिए पैसा ही नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो सरकारों ने उनके लिए रेडिकल वेलफेयर मेजर पॉलिसीज होनी चाहिए। जो क्या कि उनके लिए शिक्षा, बुनियादी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस होने चाहिए, उनके पास उनके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। और अगर ये नहीं होंगे तो वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। ये बाबा साहब कह रहे। आज के इस परिप्रेक्ष्य में यही बात आज के जजमेंट पे लागू होती है, जहां पर जजमेंट में पंजाब गवर्नमेंट का हवाला, पंजाब का हवाला दिया गया, साथ ही साथ वाल्मीकि कम्युनिटी का हवाला दिया गया। 70 के दशक में पंजाब सरकार जो है एक ऑर्डिनेंस लाती है और वो ये कहती है कि रिजर्वेशन का बंटवारा होगा शेड्यूल कास्ट के, और 50-50% में होगा, और खास करके वाल्मीकि और जो ये है मजहबी सिख, उनको जो है प्रायोरिटी बेस पर आरक्षण दिया जाए। अभी कोई भी जब जजमेंट हो रहा है, जब इस बात पर चर्चा हो रही है, तो मैं ये समझता हूं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस एंड ऑल्सो द साइंस, पहली बात ये होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे क्या है, ये किसी भी जुडिशरी या बेंच ने पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या इस तरह का सब डिवीजन का एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो हाँ, हुआ है। वो कहां पर हुआ है? वो पंजाब में हुआ है। वो कहां पर हुआ है? वो बिहार में हुआ। तो पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं? 70 के दशक में सब डिवीजन हुआ, और वो क्यों हुआ मैं पहले आपको भी बता देता हूं। अकाली दल जो पंजाब का सबसे बड़ा दल बहुत लंबे समय तक रहा, अकाली दल, और पंजाब में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन जो है, टोटल शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन हम सबको पता है, एवरेज जो भारत में है उससे कहीं ज्यादा है, 35-36% के आसपास शेड्यूल कास्ट का पंजाब में पॉपुलेशन। तो अकाली दल और कांग्रेस वहां के दो मुख्य दल थे। वहां का जो चमार कम्युनिटी हो, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा। ट्रेडिशनल नहीं, जो एंटी कास्ट मूवमेंट भी वहां पे चली, खास करके जो आदि धर्म मूवमेंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो उस समय में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, इनकी राजनीति पंजाब में अच्छे खासे लंबे समय तक अच्छी रही, लेकिन उसको तोड़ा गया। जैसे महाराष्ट्र में आरपीआई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को कांग्रेस ने तोड़ा, तो बाकी मराठा लीडरशिप तोड़ा, उसी तरीके से पंजाब में जो जाट लीडरशिप थी अकाली दल की और साथ ही साथ कांग्रेस की, उसने वहां की शेड्यूल कास्ट इंडिपेंडेंट लीडरशिप को, राजनीति को खत्म करने का काम किया। वो कैसे? जब पता चला अकालियों को, कांग्रेस को, कि मजहबी सिख जो है, वो मजहबी सिख और वाल्मीकि जो है वो अकाली दल का सबसे स्ट्रांग सपोर्टर है, जाट तो है ही है। तो अगर अकाली को कमजोर करना है और मजहबी सिख और वाल्मीकि को कांग्रेस का समर्थक बनाना है, तो हम ये काम करते हैं कि इसमें डिवाइड करते हैं आरक्षण में। 70 के दशक में उन्होंने ये किया, और लंबे समय तक, जब तक हाईकोर्ट ने इसको नहीं फटकारा, तब तक उसने उसको जारी रखा। अब सवाल यह बनता है कि 3-4 दशक जब आपने उसको लागू किया, उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम अच्छे होने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप आरक्षण को निगोशिएशन के अलावा केवल और केवल एक वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट कर रहे हो, जैसे घर बनाने की योजना हो या और कोई टॉयलेट बनाने की योजना हो, इस तरह की योजना की तरह अगर आप ट्रीट कर रहे हो और एक निगोशिएशन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो,
तो हमारा सवाल यह है कि जहां सब डिवीजन किया आपने, वहां के परिणाम क्या है? पंजाब का डेटा आपको यह बताता है, आज 2001 का सेंसस और पंजाब के जो सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आज भी पंजाब में एजुकेशनल लेवल पे सबसे पीछे रहने वाली कम्युनिटी वाल्मीकि कम्युनिटी। जो गांव में रहने वाला सबसे बड़ा तबका है वो मजहबी सिख और वाल्मीकि कम्युनिटी का है, जिसे पंजाब सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो लैंडलेस लेबरर है, जिनके पास जमीन नहीं है और वहां के जमींदार एंड जाटों के यहाँ काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंजाब सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, वहां का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो उसका परिणाम तो ये हुआ कि आपने जब सब डिवीजन किया तो बेसिक जो एजुकेशनल फैसिलिटीज थी, आपको करना यह था कि रिजर्वेशन आप बाद में लागू करते सब डिवीजन का, पहले यह करते कि आप स्पेसिफिक मजहबी सिख और वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए सेपरेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनाते, टारगेट लेके कि ये 10 साल में हम मजहबी सिखों का, वाल्मीकि का इतना बेसिक एजुकेशन पूरा करेंगे, इतना इनको हायर एजुकेशन पर लाएंगे, जो कि आपने नहीं किया। तो सब डिवीजन का मसला, भला ही सुप्रीम कोर्ट उसको वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट करे, लेकिन सब डिवीजन हमेशा से राजनीति का पार्ट रहा। और किसकी राजनीति का पार्ट रहा है? इस देश के अपर कास्ट ऊंची जाति का पार्ट रहा हुआ। पहले पंजाब में वो कांग्रेस ने किया, वो बाद में नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान जी को कमजोर करने के लिए बिहार में किया, और अभी महाराष्ट्र में आरएसएस बीजेपी जो एक नया गठबंधन शेड्यूल कास्ट के बीच में हो रहा है, खास करके वहां के मातम जो बड़े लेवल पर बुद्धिस्ट बन रहे हैं और आम्बेडकरी समाज से जुड़ रहे हैं, वो यूनिटी को तोड़ने के लिए आरएसएस बीजेपी ने कार्यक्रम चालू किया। बहुत ज्यादा कन्वर्जन मातक समाज का भी बुद्धिज्म में हो रहा है, क्योंकि उनका यह कहना है कि बाबा साहब इज द ओनली होप एंड वे फॉरवर्ड। और पूरे देश में, उत्तर भारत, आप गुजरात में जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है बुद्धिज्म में, या जो कॉन्शियसनेस आम्बेडकर के इर्द गिर्द आ रहा है, उसको डिवाइड करने के लिए भी ये प्रोग्राम है। लेकिन खैर, अगर मैं उसमें ना जाऊं और केवल इतनी बात करूं कि सब डिवीजन का एक्सपेरिमेंट आपने किया, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी यह पूछना कि जब एक बार हो चुका है तो उस पिटिशनर को पूछना था कि यह एक्सपेरिमेंट इतने साल तक हुआ, आपने इंप्लीमेंट किया, इसका नतीजा क्या हुआ, आप हमको बताइए। क्योंकि नतीजा तो बोल रहा है कि गलत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब डिवीजन के कारण कोई भी सिग्निफिकेंट बदल पंजाब में नहीं आया। और अभी मैं पंजाब सरकार को भी पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 60 के दशक में एक एक्ट बनाया गया जो ये कहता है कि 33% कॉमन लैंड, सार्वजनिक जमीन जो है वो दलितों को दी जाएगी। पंजाब के अंदर एक्ट है, पता है आपको। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर भूमिहीन दलित कहां पर, तो पंजाब में है, एक्ट होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट, ये हमको नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड मेरिटोरियस जज ने पूछना चाहिए था कि भारत सरकार का आंकड़ा ऐसा क्यों कहता है। ये एनजीओ की अलग अलग तरह की रिपोर्ट ऐसे क्यों कहती है कि एक्ट बनने के बावजूद भी पंजाब में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलितों का लैंडलेसनेस पंजाब में है। क्योंकि वहां पे एक डमी दलित को रखा जाता है, जब लैंड को लीज किया जाता है तो एक जमींदार एक डमी दलित को लेके आएगा, उसको आगे रखेगा, जमीन लेगा और उस जमीन के थ्रू फिर वो अपना ये करेगा। इसके खिलाफ वहां के दलितों ने आंदोलन चलाया। तो उन्होंने ये कहा, दलित संगठनों ने, कि अगर मैं अकेला उस जमीन को लीज करता हूं तो मुझे तो ये लोग कॉर्नर कर देंगे। तो हम लोग ये करते हैं, एक बड़ा दलित समूह बनाते हैं और इस तरह की जितनी भी जमीन है जो हमें मिलनी चाहिए, इसको हम कलेक्टिवली लेते हैं, कलेक्टिवली इसके ऊपर खेती करेंगे और जो भी इससे मिलेगा वो कलेक्टिवली आपस में बांटेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट वो बहुत नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास ना सरकार का सहारा है, और सबसे बड़ी बात, जो बॉर्डर पे यहाँ के फार्मर्स बैठे थे और जिनके समर्थन में इस देश का सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया खड़ा हुआ था, इस देश के बड़े बड़े नेता खड़े हुए थे, उन्होंने एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि जब यहाँ के बड़े बड़े फार्मर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो लैंडलेस लेबरर है आपका, वो वहां पे क्या कर रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि पंजाब एक ऐसा राज्य क्यों है जहां पर भारत में दलितों के पास सबसे ज्यादा लैंडलेस लेबरर, ऐसा क्यों है। वहां पे दलित संगठन जब जब लैंड राइट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे उनको जाटों के द्वारा
जो फार्मर संगठन है, किसानों के जो अपने संगठन है, उनके द्वारा उनका पूरे आंदोलन को दबाया जाता है। मैं पंजाब सरकार और तमाम तरह के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो इस सब कैटेगरी का पक्ष में खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप पूरे भारत का छोड़ दीजिए, पंजाब जैसे राज्य में जहां पर दलितों के पास जमीन नहीं है, क्या आप उन जाटों को और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न है, सबसे ज्यादा बड़े फार्मर जो जिनके पास बड़ी जमीन है, नेशनल एवरेज से ऊपर कहीं, नेशनल एवरेज 0.5% है। भारत में किसानों के पास जमीन बहुत कम है। पंजाब केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों के पास ज्यादा जमीन है, इट इज समथिंग 5% समथिंग नेशनल एवरेज के हिसाब से। तो पंजाब में बड़े किसान हैं। क्या पंजाब सरकार और इस देश के किसान संगठन, किसान लीडर और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लीडर उन जाटों की जमीन लेके और लैंडलेस लेबरर को बांटेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पंजाब सरकार, पंजाब के अलग अलग संगठनों के, दलित संगठनों की रिपोर्ट्स आप पढ़े हुए कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन भी दलित, खास करके मजहबी सिख और वाल्मीकि ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और जब परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड नहीं है, लैंडलेस है। और जिसके पास वो काम कर रहे हैं, वो उसका मुबादला यानी उसका रोजी नहीं देते। कोविड के टाइम पे एक दलित संगठन ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ये कहती है, कोविड के टाइम पे अलग अलग जाटों की पंचायतों ने अनाउंस किया कि किसी भी लेबरर को 300 समथिंग के ऊपर ज्यादा नहीं दिया जाएगा, और जो इस नियम को तोड़ेगा उस पर फाइन लगेगा। और जो दलित संगठनों ने इसका विरोध किया, उनको कुचला गया, उनको मारा गया। क्या पंजाब सरकार को ये बात पता नहीं है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं बहुत रिस्पेक्टफुली, क्या योगेंद्र यादव जी ने आर्टिकल लिया उनके पक्ष में, क्या उनको ये बात पता है? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जो लैंडलेस लेबरर पंजाब में हैं, जिनका हवाला आप दे रहे हो वाल्मीकि का, क्या उस वाल्मीकि को आप जमीन दोगे जो लैंडलेस लेबरर है? उन संगठनों से, वो किसान के संगठनों से जिनके समर्थन में आप इस बॉर्डर पे खड़े हुए थे? और ये गुस्से से नहीं पूछ रहे हो, जो नैतिकता का सवाल इस देश के सो कॉल्ड लीडिंग शेड्यूल कास्ट को आप पूछ रहे हो कि आपने समर्थन करना चाहिए, हम बिल्कुल समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपका बेसिक एजुकेशन ही पूरा नहीं है, तो हाउ यू विल अवेल रिजर्वेशन, एंड देयरफॉर विदाउट एनी रेडिकल मेजर, अगर नहीं है, कोई आपने पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया उनके लिए, तो वो रिजर्वेशन ले नहीं पाएंगे। जो मैं वाल्मीकि की बात कर रहा हूं, मजहबी की बात कर रहा हूं, उनके साथ यही हुआ। क्यों सरकार ने सब डिवीजन करने के बावजूद भी वो उनका ग्राफ नहीं बढ़ा, ना एजुकेशन में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना हायर एजुकेशन में, ना एम्प्लॉयमेंट में? क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। क्या पंजाब सरकार ने बेसिक फैसिलिटीज उनको दी? नहीं दी।